हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रैश कोर्स बाय डायनेमिक स्टडी। तो ये आपका डे 4 है और हम 15 डेज क्रैश कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 जो कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, और उसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च बताया था और उस पर हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च में जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, मतलब जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके रिलेटेड होते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च से और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इन एडिशनल टॉपिक्स में हम जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो जब हम पहले स्टेप की बात कर रहे थे जिसमें हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, उसी से रिलेटेड है आपका ये। और इस फैक्टर में, मतलब फैक्टर्स की बात करें अगर हम, तो हमें उन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है जो कि हमें हमेशा कंसीडर करने चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर रहे हो तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनको आपको कंसीडर करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका इंटरेस्ट, कि आप जो भी रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हो वो आपके फील्ड की है या नहीं है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है या नहीं है, उसके अलावा उसकी फंडिंग कैसे होगी। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें हमेशा कंसीडर करने पड़ते हैं बिफोर सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है, देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं या ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और वहाँ पे आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में कि वेदर यू हैव टू कंसीडर दिस फैक्टर और नॉट, कि मतलब आपको उन फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उनमें से उन 4 फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर ऐसा हो सकता है जो कि आपको कंसीडर नहीं करना होता है। तो इसलिए आपको फैक्टर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अगेन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अगर आपको डिटेल में अभी तक आपने फैक्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं कॉमेंट में कर दूँगी, उसका लिंक दे दूँगी मैं आपको, तो वहाँ से आप ईजिली वीडियो को देख सकते हो और फैक्टर्स को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पर्पस ऑफ ROL। ROL का मतलब होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मैंने आपको बताया था कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी एक स्टेप है आपकी स्टेप ऑफ रिसर्च में, जिसमें हम जो लिटरेचर ऑलरेडी अवेलेबल होता है उनको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में किया जा चुका है और कितने लोग हैं जो कंट्रीब्यूटर हैं इस फील्ड में। तो इसका पर्पस क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है, ये एक टॉपिक अक्सर कवर किया जाता है कि पर्पस क्या है, क्यों हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। तो मैं जब आपको स्टेप्स कवर करी थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पर्पस में आपका बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये देखने के लिए कि ऑलरेडी कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रखा है, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, कौन से ऐसे अदर स्कोप्स रह गए हैं जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो। तो ये आपके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल में। टाइप ऑफ वेरिएबल में आपका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम I एंड V इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं और इसको हम DV से डिनोट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के आपस में रिलेशनशिप किस तरीके के होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है वेरिएबल मेजरमेंट स्केल। तो इसमें कई सारी स्केल्स हैं जो कि आपके कोर्स में हैं और हमेशा ऐसा देखा जाता है कि अक्सर कुछ नई स्केल्स पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे MCQs भी कराए हैं जहाँ पे मैंने स्केल के ऊपर प्रॉपर MCQs दिए हैं और उनसे आप एग्जैक्टली मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी स्केल किस लिए है। तो आई होप काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको स्केल के बारे में ऑलरेडी पता होगा कि नॉमिनल स्केल क्या होती है, ऑर्डिनल स्केल क्या होती है, रैंकिंग स्केल क्या होती है। इनके बेसिक वीडियोज़ भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। प्लस अगर आपको इन पे बेस्ड MCQs करने हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है अगर स्केल्स पे MCQs की, तो मैंने MCQ का भी लिंक दिया है कमेंट में, वहाँ से जाकर आप सारे MCQs सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपके स्केल पे बेस्ड होंगे। तो स्केल देख लेते हैं कौन कौन से स्केल होते हैं जिनके थ्रू हम वेरिएबल्स को मेजर करते हैं। तो उसमें आपका नॉमिनल स्केल आता है, ऑर्डिनल आता है, रैंकिंग स्केल आता है। ऑर्डिनल स्केल को ही हम रैंकिंग स्केल कहते हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक का जो एडिशनल नेम है वो कभी भी आप ऐसा मत करिएगा कि उसको आप स्किप कर दीजिए या आप उसको अवॉइड कर दीजिए। हमेशा उस एडिशनल नेम को याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है। क्वेश्चन आपका इजी होगा बट वहाँ पे नेम हो सकता है, उसके जो अदर नेम्स हो वो वहाँ पे लिए जाएं और इस वजह से आपको कंफ्यूजन लगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है इंटरवल स्केल, देन आपका रेशियो स्केल होता है, फिर आपका एटीट्यूडनल स्केल होता है, लिंकर्ट स्केल है,
थर्स्टोन स्केल है, गटमैन स्केल है। इस तरीके के डिफरेंट स्केल्स हैं जिनके थ्रू हम मेजर करते हैं वेरिएबल्स को। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में आपका डिफरेंट हाइपोथेसिस है, जो कि मैंने ये वीडियो आपकी हाइपोथेसिस की वीडियो में मैंने आपको कवर किया था। इन जितने भी हाइपोथेसिस हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो देख लेते हैं कि क्या क्या है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। और बेसिकली जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके साथ साथ आप रिमेंबर करने की, रिकॉल करने की कोशिश करिए कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में कौन कौन से हाइपोथेसिस आएंगे और किसका मीनिंग क्या होगा, ये भी आपको रिकॉल करते रहना है। अगर आपने ऑलरेडी नोट्स परचेज किए हैं तो इस वीडियो को देखते देखते आप नोट्स भी पढ़ने की कोशिश करिए, उससे आपको सारा कुछ फ्रेशन अप हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में आपका डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस आएगा, रिलेशनल हाइपोथेसिस आएगा, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस आएगा, नल हाइपोथेसिस आएगा एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आएगा। इनमें से दो क्वेश्चन, मतलब दो ऐसे हाइपोथेसिस हैं जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला आपका नल हाइपोथेसिस है एंड दूसरा आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। तो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है द मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन आर। कौन कौन से मेन टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, तो इसके बारे में मैंने कल वीडियो में कवर कर दिया था, तो मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ में बता देती हूँ। एक्सप्लोरेटरी होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, डायग्नोस्टिक होता है एंड एक्सपेरिमेंटल होता है। ये ऑलरेडी मैंने कवर किया है, तो वो आप वीडियो में देख सकते हैं इसका बेसिक। बट आपको कितने टाइप होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च डिज़ाइन के कितने मेन टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन करते वक्त हमें क्या फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रिसर्च डिज़ाइन कर रहे हो, मतलब आप बेसिकली किस तरीके की रिसर्च आप ले रहे हो, कौन सा मेथड आप उसमें चूज़ कर रहे हो, कौन से आप सैंपल यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा कंसीडर करनी होती है जब भी आप रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ करते हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि हम कंसीडर करते हैं रिसर्च डिज़ाइन को करते वक्त। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या फुलफिलमेंट हो रही है, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उस रिसर्च का पर्पस फुलफिल हो रहा है रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू या नहीं हो रहा है। जो भी आपकी टाइप ऑफ रिसर्च है उसको, मतलब उसको आपने कंसीडर किया है या नहीं किया है। जो भी मेथड्स आपके हैं रिसर्च के, वो मेथड्स आपने कंसीडर किए हैं या नहीं किए हैं। आपका जो भी रिसर्च आप कर रहे हो, वो जो आपने रिसर्च डिज़ाइन उसके लिए बनाया है वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसकी वैलिडिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव्स में आपके कवर होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्राइमरी डेटा। तो डेटा के बारे में हमने डिस्कस किया था। प्राइमरी डेटा में वो सारे डेटास होंगे जो कि हम फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट हैंड सोर्स से हमने कलेक्ट किया और हम अपने खुद के यूज़ के लिए कलेक्ट करते हैं। सोर्सेज क्या होंगे प्राइमरी डेटास के, इसमें आपके जितने भी सोर्सेज आएंगे वो आपके हो जाएंगे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़, उसके बाद आपका हो गया क्वेश्चन, ये सारे सोर्सेज आपके प्राइमरी डेटास में आएंगे। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा वो होते हैं जो कि किसी और ने कलेक्ट किए होते हैं और आप उनको यूज़ करते हो, या किसी मतलब पहले किसी और तरीके से उसको यूज़ किए गए हों और आप दोबारा इनको यूज़ कर रहे हो अपनी रिसर्च के लिए। तो इसमें पब्लिश एंड अनपब्लिश्ड दोनों ही हो सकते हैं। तो उस तरीके से हम सेकेंडरी डेटा को डिवाइड करते हैं। इसमें भी सोर्सेज बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज होते हैं सेकेंडरी डेटा के, मतलब कलेक्शन के। जैसे पब्लिश सोर्स हो सकते हैं आपके, अनपब्लिश सोर्स हो सकते हैं। पब्लिश सोर्स में आपके कोई भी एनुअल मैगजीन हो सकती है, या सेंसस डेटा हो सकता है, या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा पब्लिश डेटा हो सकता है। अनपब्लिश डेटा में आपके किसी रिसर्चर का डेटा हो सकता है, या कोई ऐसा डेटा हो सकता है जो किसी कंपनी की शेयर, मतलब बुक्स का हो, या फिर कोई ऐसी कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में हो। तो इस तरीके से दो सोर्सेस में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स में भी आपकी दो तरीके से हम सैम्पलिंग टेक्निक्स को डिवाइड करते हैं। पहला है आपका प्रोबेबिलिटी एंड दूसरा है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होता है एंड एरिया सैम्पलिंग होता है। देखिए मैं यहाँ पे डिटेल में इसमें नहीं जा रही हूँ। ये सारी जितने भी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं ये सब कुछ मैंने डिटेल में वीडियो में कवर किया है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को देखते वक्त ही आपको माइंड में आना चाहिए कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या आएगा, या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हम कब यूज़ करेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हम कब यूज़ करते हैं, बेसिक मीनिंग क्या है इसका। तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करना है वीडियो देखते देखते। और प्लस अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, ये टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बेसिक वीडियोस देख लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में आपका कोटा सैम्पलिंग आती है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग आती है, हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग आती है, डेलिब्रेट सैम्पलिंग आती है, जजमेंट सैम्पलिंग आती है, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग है, प्रोपोजिव सैम्पलिंग है, एक्सपर्ट सैम्पलिंग है, हेटेरोजेनिटी सैम्पलिंग है, मॉडल इंस्टेंस सैम्पलिंग है एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग है। तो देखिए जो भी नॉर्मल, जैसे आप अगर देखा जाए तो जो कॉमन सैम्पलिंग मेथड्स हैं वो एक बार क्वेश्चन में उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट जो ऐसे
जैसे मान लीजिए आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग है, तो इस तरीके की, या मॉडर्न स्टांस सैम्पलिंग है। तो ये अगर आपको नहीं पता है अभी तक इसकी मीनिंग, तो इन सारे वीडियो जो मैंने प्रोवाइड किया उनको देख लीजिए और उससे इस सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि व्हाट इज़ स्नोबॉल सैम्पलिंग या व्हाट इज़ हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, जो कि आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च में ही आएगा, वो है एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। जो हम रिसर्च प्रपोजल ड्रॉ करते हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका नेम हो गया, टाइटल हो गया, ये सारी चीज़ें जो रिसर्च प्रपोजल में आएंगी वो सारे एलिमेंट्स आपके मतलब इस टॉपिक्स में आपके कवर होते हैं, कि जो भी रिसर्च प्रपोजल के एलिमेंट हैं। इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन उतना आता नहीं है कभी भी, बट आपको बस ऑन द मतलब आप कह सकते हैं कि आपको नॉलेज के लिए इस टॉपिक को पता होना चाहिए कि क्या एलिमेंट्स होते हैं रिसर्च प्रपोजल के लिए। नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर शुड बी कंसीडर इन डेटा कलेक्शन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमेशा हमें कंसीडर करनी चाहिए डेटा कलेक्शन में। तो ये आपको इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ गई कि किस तरीके का आपका जो आपका बेसिक जहाँ से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, मतलब सैम्पल साइज़ क्या है, प्लस आपकी रिसर्च कैसी है, एक्सटेंट कैसा है उस रिसर्च का। उसके अलावा आप जिन लोगों को मतलब जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो प्रॉपर डेटा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंसीडर करने होते हैं फॉर डेटा कलेक्शन। तो ये आपके डिफरेंट डेटाज होते हैं जो कि कलेक्ट करने के लिए, मतलब जो फैक्टर होते हैं जो कि आपको कंसीडर करने होते हैं। इसके बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जिसमें आपका सिंपल क्लासिफिकेशन, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, ये 3 तरीके के क्लासिफिकेशन आते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि डेटा को एक बार आप कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको क्लासीफाई करना होगा, जिसमें आप डिफरेंट बेसिस पे डेटा को क्लासीफाई करते हो। तो अगर आप सिंपली उनको क्लासिफाई कर रहे हो तो सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया, डिफरेंट फोल्ड्स में उनको क्लासिफाई कर रहे हो अलग अलग तरीके के बेसिस पे, तो आपका मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन हो गया। देन आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल हो गया, जिसमें हम डिफरेंट क्लास इंटरवल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टेबुलेशन ऑफ डेटा। टेबुलेशन ऑफ डेटा की भी अगर हम बात करें तो टेबुलेशन ऑफ डेटा में हम बेसिकली डेटा को टेबल्स फॉर्म में डिनोट करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं टेबल्स में, डिफरेंट टेबल्स को हम बनाते हैं और फिर डेटा को हम डिफरेंट टेबल्स में लिखते हैं। देन आपका आता है नेक्स्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज कराए हैं, जिसमें आपका चाय स्क्वायर टेस्ट आता है, पी टेस्ट आता है, एफ टेस्ट आता है। तो इन सारे टेस्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब उनकी मीनिंग क्या है प्लस उनके फीचर्स क्या हैं, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इससे ज़्यादा आपको डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना है, बस आप अगर मीनिंग आपको क्लियर है और प्लस अगर आपको उसके फीचर्स क्लियर हैं तो आप इजीली इन पे क्वेश्चंस कर पाओगे। आपको मतलब आप इजीली क्वेश्चन कर पाओ, तो इसके लिए मैंने आज की वीडियो में कुछ 1 लाइनर्स भी दिए हैं, जिनके थ्रू आपको अगर अभी तक ये सारे टेस्ट के बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन है और आप इनको याद नहीं कर पा रहे हो, तो उन 1 लाइनर्स को अगर आप याद कर लेते हो तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और मतलब आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट। तो जो भी रिसर्च रिपोर्ट होती है उसका क्या फॉर्मेट होता है, ये बेसिकली हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या बेसिक फॉर्मेट होता है रिसर्च रिपोर्ट का। तो सबसे पहले आता है आपका टाइटल पेज। टाइटल पेज के बाद आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। टाइटल पेज में जो भी आपका टाइटल रहेगा वो हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स आएगा, मतलब आपकी पूरी रिसर्च में क्या क्या कंटेंट आपने डाले हैं। उसके बाद आपके लिस्ट ऑफ टेबल्स आएंगे, जो भी आपने टेबल बनाए हैं, जो भी आपने डेटा टैबुलेशन किया है वो आपका आएगा। देन आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा, जो पार्टीज होंगी जिनको भी आप एक्नॉलेज करना चाहते हो उनको आप मेंशन करोगे। देन आपका इंट्रोडक्शन आएगा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो भी आपने लिटरेचर इसमें रिव्यू किए हैं वो सारे आप डिफाइन करोगे। देन आपका रिसर्च डिज़ाइन आएगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आएगा। तो डेटा एनालिसिस में जो भी आपने मेथड्स यूज़ किए हैं, किस तरीके से आपने डेटा को एनालाइज किया है, एंड इंटरप्रिटेशन उसका क्या किया है। रिसर्च डिज़ाइन में आपका जो भी रिसर्च डिज़ाइन आपने चूज़ किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। देन आपका समरी एंड कंक्लूजन आएगा। तो जो भी आपका रिजल्ट रहेगा, मतलब जो भी आपने उसका इंटरप्रिटेशन किया है वो आपको यहाँ पे समरी में देना होगा एंड कंक्लूजन उस पर ड्रॉ करना होगा। देन आपका रिकमेंडेशन रहेगा, जिसमें आप रिकमेंड करोगे एंड उसके साथ साथ आप सजेशन दोगे कि जो भी
जो भी स्कॉलर्स होंगे, जो भी रिसर्चर्स होंगे, वो आगे अगर इसमें रिसर्च करना चाहते हैं तो कहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्कोप हैं जहाँ पे वो फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी। तो इसमें आप जितनी भी रेफरेंसेस आपने लिए हैं, जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी हैं, जो भी आपने जितने भी आपने लिटरेचर रिव्यू किए हैं, उनके सबके रेफरेंसेस होंगे। और देन आपका आएगा अपेंडिक्स 6। इसमें आपके क्या होंगे, इसमें आपके जितने भी टेबल्स हैं, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने यूज़ किए हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उनकी लिस्ट होगी। देन लास्ट में आपका आएगा सर्टिफिकेट। तो ये एक बेसिक रिसर्च की रिपोर्ट होती है, उसका फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आता है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च हमारा कंप्लीट हो गया है और ये थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग आपका जो मेजर टॉपिक है वो ये है। तो पहले हम देख लेते हैं कि थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग में बेसिकली होगा क्या। तो इसमें देखिए थीसिस या डिसर्टेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, तो ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम सबमिट करते हैं इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेचर फॉर एन एकेडमिक डिग्री और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रेजेंटिंग द ऑथर्स रिसर्च एंड फाइंडिंग। तो इसमें ऑथर की जो भी रिसर्च होती है या फाइंडिंग होती है उसके बारे में मेंशन होता है। और इसको हम क्यों सबमिट करते हैं, ताकि जो हमारा जो एकेडमिक डिग्री है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है उसको फुलफिलमेंट के लिए हम इसको इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं, मतलब उस कैंडिडेचर को सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन है रिसर्च आपकी थीसिस एंड डिसर्टेशन की। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया है, तो वो आप वीडियो में देख सकते हो। बेसिक वीडियो में आपका ये टॉपिक डिटेल में कवर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। तो मैंने देखिए फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग में आपको 4 इंपॉर्टेंट रेफरेंस स्टाइल बताया था। बहुत सारी होती हैं, मैंने सारे नेम्स आपको मेंशन किए थे कि कौन कौन से मतलब रेफरेंस स्टाइल होती हैं, बट जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद करनी है वो ये 4 है। अगेन एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी, उसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा कभी भी। देखिए रेफरेंस स्टाइल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके हम रेफरेंस देते हैं, जैसे बुक रेफरेंस दे सकते हैं हम, आर्टिकल रेफरेंस देते हैं, और कोई मान लीजिए कि कोई आपको स्टेटमेंट रेफरेंस देना है या कोई और, इस तरीके से बहुत सारे रेफरेंस मतलब बहुत सारी चीज़ों को रेफरेंस देने की अलग अलग रेफरेंस स्टाइल देनी है। एज़ पर नेट सिलेबस अगर हम नेट की बात करें तो हम हमेशा बुक रेफरेंस ही देखते हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि इन्होंने कभी भी आर्टिकल रेफरेंस पूछा हो या उसके अलावा कोई और चीज़ को रेफरेंस देने की स्टाइल पूछी हो। तो जब भी आप नेट पर अगर सर्च कर रहे हो ये टॉपिक, तो हमेशा आप बुक रेफरेंस डालकर ही सर्च करिएगा। APA रेफरेंस स्टाइल हमेशा अगर आप डाल रहे हो उसके साथ आपको बुक मेंशन करना होगा, अदरवाइज आपको बहुत सारे रेफरेंस दिखेंगे, बहुत सारे तरीके दिखेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम APA रेफरेंस स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम आता है, देन इनिशियल्स आते हैं, ओके, देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है, टाइटल ऑफ बुक आता है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आता है और पब्लिशर का नाम आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए जिसका फर्स्ट नेम है, जैसे मान लीजिए शिप्रा सिंह है, तो मेरा पहले लास्ट नेम आएगा, देन मेरा फर्स्ट नेम आएगा और उसके बाद आएगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन और ये आएगा आपका ब्रैकेट में, ठीक है। देन आपकी टाइटल ऑफ बुक आएगी, उसके बाद प्लेस आएगा, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन जहाँ पे वो पब्लिकेशन का जो भी ऑफिस होगा वो आएगा, एंड देन पब्लिशर का नेम आएगा। तो इस तरीके से हम APA रेफरेंस स्टाइल में देते हैं, मतलब रेफरेंस। नेक्स्ट आपका आता है हॉवर्ड रेफरेंस स्टाइल। हॉवर्ड रेफरेंस स्टाइल का भी जो बेसिक है, कैसे ये क्रिएट हुआ या APA रेफरेंस स्टाइल कैसे क्रिएट हुआ, क्यों हम रेफरेंस देना स्टार्ट किए, सबसे पहले कब रेफरेंस दिया गया, ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक वीडियोस में कवर की हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देन हॉवर्ड रेफरेंस स्टाइल जो है, इसमें सबसे पहले ऑथर्स का जो फैमिली नेम है, मतलब जो सरनेम होता है वो आएगा, देन इनिशियल्स आएंगे, देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन आएगा, ब्रैकेट और नॉन ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है, देन आपका टाइटल आएगा, देन पब्लिशर आएगा, देन प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आएगा। वहाँ क्या था, पब्लिशर लास्ट में आ रहा था, यहाँ पे पब्लिशर पहले आ रहा है, वहाँ पे ईयर ऑफ पब्लिकेशन में ब्रैकेट था, यहाँ पे ईयर ऑफ पब्लिकेशन में ब्रैकेट नहीं है। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका आता है MLA रेफरेंस स्टाइल। MLA रेफरेंस स्टाइल में पहले ऑथर का लास्ट नेम आता है, देन ऑथर का फर्स्ट नेम आता है, देन टाइटल आता है, देन पब्लिशर आता है एंड ईयर आता है। यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ जस्ट सेकेंड, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे आपका ईयर पहले नहीं है, ईयर लास्ट में है, ओके।
देन आपका आता है शिकागो रेफरेंस स्टाइल। तो ये जो तीन हैं ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एपीए, हार्वर्ड एंड एमएलए। ज़्यादातर एपीए एंड एमएलए पूछा जाता है, हार्वर्ड भी कहीं कहीं पूछा गया है। उसके बाद आपका शिकागो है, तो शिकागो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप मतलब याद कर सकते हैं तो ये भी आप ध्यान में रखिए। शिकागो में क्या होता है, सबसे पहले लास्ट नेम आता है, देन फर्स्ट नेम आता है, देन टाइटल ऑफ द बुक आता है, फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आता है, देन पब्लिशर का नाम आता है, और फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है। तो ये आपका मेजर इंपॉर्टेंट रेफरेंस स्टाइल है जो कि आपको याद रखनी है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए तो 1 मार्क्स यहाँ पे आपका कंफर्म्ड है इस टॉपिक से आना, तो इसको ध्यान से आप मतलब पढ़ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। ये टॉपिक भी इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको दिया है। तो अगर वो कंटेंट आपने अच्छे से पढ़ा है, नोट्स आपके पास है, और अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर लेंगे, और ये जो पोर्शन है आपका ये अच्छे से आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च में है क्या और क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, तो 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है। सबसे पहले आईसीटी एप्लीकेशन इन प्री डेटा एनालिसिस। तो 3 चीज़ों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि आईसीटी का जो एप्लीकेशन है, मतलब कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है रिसर्च में, हम 3 स्टेजेस में करते हैं। पहला हमारा होता है प्री डेटा एनालिसिस, नेक्स्ट आपका होता है डेटा एनालिसिस, एंड उसके बाद आपका होता है पोस्ट डेटा एनालिसिस। मतलब कि जब आप डेटा एनालिसिस करते हो वो सिचुएशन, डेटा एनालिसिस के पहले जितनी भी चीज़ें आप करते हो कंप्यूटर के हेल्प से वो, और उसके बाद डेटा एनालिसिस आपने कर लिया, उसके बाद आप जितनी भी चीज़ें करते हो उसको हम पोस्ट डेटा एनालिसिस बोलते हैं। तो 3 तरीके से आप आईसीटी का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इट रिफर्स टू द एग्जाम्पल हाउ आईसीटी आर अप्लाइड ऑन एक्टिविटीज ऑफ रिसर्च बिफोर रीचिंग टू द स्टेज ऑफ डेटा एनालिसिस। तो ये आपका प्री डेटा एनालिसिस होता है। आपने डेटा एनालिसिस करने से पहले जितनी, जैसे मान लीजिए आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्शन किया, उसको आपने टेबुलेशन किया, कैलकुलेशन किया, ये सारा कुछ, नॉट कैलकुलेशन मतलब क्लासीफाई किया, ये सारा कुछ आपका क्या हुआ, प्री डेटा हुआ, क्योंकि अभी तक आपने डेटा को एनालाइज नहीं किया है, उसका एनालिसिस नहीं किया है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है कि आईसीटी एप्लीकेशन इन डेटा एनालिसिस इंक्लूड एग्जांपल हाउ आईसीटी आर अप्लाइड ऑन एक्टिविटीज ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डेटा एनालिसिस एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। तो आईसीटी का एप्लीकेशन जो होता है वो हम ड्यूरिंग द एक्टिविटी कैसे करते हैं, मतलब कि अगर हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डेटा एनालिसिस, उसमें हम जब उसको करेंगे उसको हम आईसीटी का एप्लीकेशन करेंगे, उसको हम आईसीटी एप्लीकेशन ड्यूरिंग द डेटा एनालिसिस प्रोसेस बोलेंगे। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस 2 तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हम आईसीटी को यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को भी एनालिसिस करने के लिए एंड क्वालिटेटिव डेटा को भी एनालिसिस करने के लिए। जब भी आप कंप्यूटर की यूज़ से क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करोगे उसको आप क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस बोलोगे। जब भी आप क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करोगे कंप्यूटर के हेल्प से, तब आप उसको क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस बोलोगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। देन अगर हम बात करें आईसीटी एप्लीकेशन इन पोस्ट डेटा एनालिसिस रिफर्स टू द एग्जांपल हाउ आईसीटी आर अप्लाइड ऑन एक्टिविटीज ऑफ रिसर्च आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेज ऑफ डेटा एनालिसिस। अब आपका डेटा एनालिसिस हो गया, उसके बाद आप किस तरीके से आईसीटी को यूज़ कर रहे हो वो आपका पोस्ट डेटा एनालिसिस में आएगा। अब ये आपकी बेसिक डेफिनेशंस है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जिनके यूज़ से हम आईसीटी का एप्लीकेशन करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने जो बेसिक वीडियो कवर कराई थी उसमें मैंने लिंक्स भी दिए थे और आपको वेबसाइट्स भी मेंशन की थी, और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप कोशिश करिएगा कि आपको 1-2 नाम सबके पता चल जाएं या याद हो जाएं। तो अभी फाइनल इस वीडियो में मैंने सिर्फ नेम मेंशन किए हैं, तो उन नेम्स को आप याद करने की कोशिश करिएगा। और मैंने आपको बेसिकली बता दिया यहाँ पे कि किस तरीके के कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं जो कि रिसर्च में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा ई टूल फॉर लिटरेचर सर्वे। जो भी हम ई टूल यूज़ करते हैं, मतलब आईसीटी टूल, हम इलेक्ट्रॉनिक टूल यूज़ करते हैं फॉर द लिटरेचर सर्वे। उसमें आपका आता है फ्री फॉर पीडीएफ, आर्काइव, साइंस डायरेक्ट। ये कुछ नेम्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इनके अलावा अगर आपने अदर नेम्स याद किए हुए हैं तो भी वेल एंड गुड है, कोई इशू नहीं है, या आप ये नेम्स भी याद कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए इसका बेसिक क्या है, मैं क्यों नेम याद करने को बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए कि फ्री फुल पीडीएफ क्या है, किस तरीके से आप इसको अप्लाई करते हो आईसीटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। तो ये आपका लिटरेचर सर्वे है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ते हो कोई भी चीज़, जैसे कोई भी नेम आपने पढ़ा, तो आपको इजीली याद रहेगा कि हाँ मैंने इसको लिटरेचर सर्वे में पढ़ा था, या मुझे पता है कि ये एक ई टूल है फॉर लिटरेचर सर्वे।
उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंडेक्सिंग डेटाबेस सर्विसेज। तो इसमें शोधगंगा आता है, स्कॉलरली रिपोजिटरी आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि शोधगंगा क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शोधगंगा इज यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग डेटाबेस सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ई टूल फॉर डेटा कलेक्शन, जिसमें आपका सर्वे जिज़मो आता है, या सर्वे मंकी बहुत फेमस है इसके लिए। इनके यूज से आप क्वेश्चनर लोगों को भेज सकते हो और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ई टूल फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके लिए आपका ग्राफिक पैड है, ओपन रिफाइन है, पावर पॉइंट भी आप यूज़ करते हैं। जो भी कोई भी ऐसे टूल्स जिनके थ्रू आप इंटरप्रेट कर पाओ और एनालाइज कर पाओ, तो ग्राफ्स के थ्रू ज़्यादा ईजी होता है चीज़ों को एनालाइज करना जब भी आप क्वान्टिटेटिव डेटा की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जितने भी ग्राफिक्स वाले टूल्स होंगे उनको हम यहाँ पे रखेंगे। ओके। नेक्स्ट आपका आता है ई टूल फॉर रेफरेंसिंग। तो उसके लिए आपका रेफमैन है, जोटेरो है, ये सारे रेफरेंसिंग में यूज होते हैं। ई टूल फॉर चेकिंग पैराग्रिज्म एंड ग्रामर। तो इसका आपका ग्रामरली है एंड पेपर रेटर है। तो ये आपके 2 डिफरेंट टूल्स हैं जो कि आपके ग्रामर एंड प्लेगरिज्म में यूज होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंटेशन टूल। तो पोस्टर प्रेजेंटेशन, ये आपका प्रेजेंटेशन टूल है। पीपीटी भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो पावर पॉइंट भी आपका प्रेजेंटेशन टूल हो गया। जिस तरीके से आप अपनी डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सारे टूल्स आपके प्रेजेंटेशन टूल्स में आएंगे। देन आपका पब्लिश ऑनलाइन है, किस तरीके से आप अपनी रिसर्च को ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो कि हेल्प करती हैं रिसर्चर को उनके कंटेंट को ऑनलाइन पब्लिश करने में, जिसमें आपके बहुत सारे आते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नेम यहाँ पे मेंशन किया है, इस पर आपका IGMI है। इसके अलावा आपको और अगर पढ़ना है तो आप नेट पे डाल सकते हो, सर्च कर सकते हो कि कौन सी टूल्स हैं जिनके थ्रू आप पब्लिश कर सकते हो अपनी रिसर्चर्स को ऑनलाइन। अदर रिसोर्सेज में आपका मूक आएगा। मूक मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, उनके थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हो अपनी रिसर्च में। उनके जो कंटेंट होते हैं उनके हेल्प से भी आप अपनी रिसर्च में, मतलब जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है उनको, चाहे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप यूज़ कर सकते हो या डेटा कलेक्शन में यूज़ कर सकते हो, डेटा रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। देन आपका आता है सर्च इंजन एंड ऐप्स। तो बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन्स हैं जो कि आपके हेल्प करते हैं डेटा, मतलब डेटा में, या फिर आप कह लीजिए कि रिसर्च करते वक्त। ओके। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ICT एंड रिसर्च है। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रिसर्च एथिक्स। ये पुराने सिलेबस से ही है, तो और इसमें आपने बहुत ज़्यादा अभी तक ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कवर कराने की ज़रूरत है। इसमें आपका एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दैट हेल्प अस टू अपहोल्ड द थिंग वी वैल्यू। तो हमें पता है कि रिसर्च एथिक्स क्या होती है। वो सारी गाइडलाइंस जो कि हम रिसर्च करते वक्त या डेटा कलेक्शन करते वक्त हम उनको फुलफिल करते हैं या उनको ध्यान में रखते हैं, जिन एथिक्स को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। बीइंग अ रिसर्चर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन सारे एथिक्स को, गाइडलाइंस को या प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करो। तो वो सारी चीज़ें आपको एथिक्स में आएंगी, रिसर्च एथिक्स में आएंगी। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे जो कि रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन किस वे में है। अगर आपको लगता है कि मॉरली वो क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स हैं वो राइट हैं, तो आपका आंसर सही होगा। अदरवाइज अगर आपको कोई भी लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो नहीं फुलफिल करता है, एथिकल ऐसा नहीं होना चाहिए, एथिकल बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ये नहीं उसमें आ रहा है, उसकी गाइडलाइन को नहीं फुलफिल कर रहा है, तो वो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, वो रिसर्च एथिक्स नहीं होंगी। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आपको पॉजिटिव माइंडसेट लेकर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिसर्च एथिक्स के, और आपको मॉरली जो चीज़ें मॉरली करेक्ट होंगी वही आपके रिसर्च एथिक्स में आएंगी। तो ये आपकी बेसिक रिसर्च एथिक्स के क्या पार्ट है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कराने वाली हूँ, जो कि मैंने आज क्वेश्चंस आपको नहीं यहाँ पे दिया है। 10 क्वेश्चंस जो मैं डेली कराती हूँ वो मैं नहीं कर रही हूँ, उसके प्लेस पे मैं बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स दे रही हूँ। और मैं यहाँ पे आपको वन लाइनर्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आप कोशिश करिए कि आपको ये याद हो जाए। हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे बच्चे हों जिनको ऑलरेडी क्लियर हो काफ़ी कुछ और उनको ऑलरेडी पता हो, बट ये उनके लिए है जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है और वो चाहते हैं कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस में से रिसर्च में हमारे 3 to 4 क्वेश्चन करेक्ट हो। तो उनके लिए ये वन लाइनर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए फिर देख लेते हैं कि क्या क्या है वन लाइनर। सबसे पहले तो आपका पहला जो है वो है, व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सूटेबल सैम्पलिंग मेथड इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इस तरीके के वन लाइनर से क्वेश्चन से ही बनाए गए हैं। आपको अगर आप याद कर लोगे इनको तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है आपका द एफ टेस्ट कैन बी वन टेल्ड एज वेल एज टू टेल्ड डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एफ टेस्ट क्या होता है, वन टेल होता है कि टू टेल होता है।
तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि एफ टेस्ट जो होता है वो 1 टेल भी हो सकता है और 2 टेल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हाइपोथेसिस आपने क्या ली है। नेक्स्ट आपका आता है द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन HFT यूज्ड इन रिसर्च इज। तो HFT का फुल फॉर्म क्या है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका हॉल्जमैन इंक ब्लॉट टेस्ट, ये आपका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है और इसको याद करना है। देन आपका नेक्स्ट है R.A. फिशर इज अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म वेरियांस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले किन्होंने यूज किया था वेरियांस टर्म को, तो वो थे आपके R.A. फिशर। उनके साथ और लोग भी थे बट ये आपके मोस्ट मेंशन्ड पर्सन है, तो आपको इनको ध्यान रखना है कि R.A. फिशर ने वेरियांस वर्ड सबसे पहले यूज किया था। नेक्स्ट है द टर्म रिसर्च इज डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज से, इसको डिराइव किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। देन अगर हम बात करें कि कोर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं डिसर्टेशन के, तो उसमें आपका आएगा इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथड, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ये आपको कोर इंग्रेडिएंट्स जो है डिसर्टेशंस के वो आपको याद रखनी है। तो देखिए वन लाइनर्स का बस ये रीज़न है कि आप इन सारे सबको याद कर लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको पहले से पता है तो आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर लीजिए। रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। तो रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है, यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि रिसर्च डिज़ाइन एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम हर स्टेज पे कलेक्शन एनालिसिस करते हैं डेटा की। देन इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, इंटरनल वैलिडिटी रिफर्स टू वेदर और नॉट देयर इज रियली अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हम चेक करते हैं कि क्या दो वेरिएबल्स के बीच में कैजुअल रिलेशनशिप है या नहीं है, उसको हम इंटरनल वैलिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इन एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन विच इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व। तो मैंने इसको कल की वीडियो में मतलब क्लास 3 की वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था वन लाइनर, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देन आपका नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम मोर देन वन केस एट वन मोमेंट इन टाइम, उसको हम क्रॉस सेक्शनल डिजाइन बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेल्फ प्लेगरिज्म इज व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स मटेरियल दैट they have previously written and pass it off as their own work, उसको हम सेल्फ प्लेगरिज्म बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखिएगा, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। A narrative literature review is an initial impression of the topic which you will understand more fully as you conduct your research, उसको हम narrative literature review बोलते हैं। Then टिपिट टेबल जो आपकी है वो क्या होती है, टिपिट टेबल एक टेबल होती है रैंडम डिजिट की, उसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है सैम्पलिंग मेथड्स में, ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में भी यूज़ की जाती है और ये सबसे पहले पब्लिश की गई थी LHC टिपिट के द्वारा, इसी वजह से इसको टिपिट टेबल बोलते हैं और जो ईयर था वो है 1927। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है इंडक्टिव इन्फ्रेंस रिफर्स टू द इन्फेयरिंग अबाउट द होल पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन द स्मॉल पार्ट। अपने छोटे से पार्ट पे कोई ऑब्जर्वेशन बनाया है और उसका इन्फ्रेंस आप लार्ज पॉपुलेशन पे लगा रहे हो, होल पॉपुलेशन पे लगा रहे हो, तो इसको हम इंडक्टिव इन्फ्रेंस बोलेंगे। इसका जस्ट अपोजिट आपका डिडक्टिव इन्फ्रेंस होता है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट और थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं ये भी यहाँ पे इस लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा। The study in which the investigators attempt to trace an effect is known as ex post facto research। तो ex post facto research क्या होती है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। The experimental study is based on the experimental study is based on the ओके तो ये पॉइंट आप छोड़ दीजिए, ये इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट आपका है जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अ सैम्पल इज टेक्निकली कॉल्ड एज और टेक्निकली नोन एज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है, जनरलाइज कंक्लूजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ अ सैम्पल, उसको हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बोलते हैं। वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस टू नो द डिफरेंस अमंग द मेनी वेरिएबल। जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच के क्या डिफरेंस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको जानने के लिए हम फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आपको सारे टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे कवर कराए वो आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।